मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको रिमझिम का पाठ 1 जो कि मैंने राख की रस्सी जो लोक कथा थी उसके बारे में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज मैं उसी पाठ के आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो उत्तर देखिए, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। अब देखिए शहर की तरफ। पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो क है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ख नंबर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ग नंबर, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे से बात करो। यही भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो इसका उत्तर देखिए, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने यह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। प्रश्न नंबर दूसरा, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के बारे में पता करो। गेहूँ, जौ। उत्तर है गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन, ये सभी चीज़ें क्या हैं? अनाज हैं। अब इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। का नंबर, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तामा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है? लेह, शेरवानी, तामा, खिचड़ी। जातिवाचक क्या है? धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। खा नंबर देखिए, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। जैसे धातु क्या है? सोना, दाल, चावल। भोजन क्या है? रोटी, दाल, चावल। शहर क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा है धोती, साड़ी, कमीज। तुम शेर, मैं सवा शेर। प्रश्न नंबर पहला, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम भी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और डिब्बे में से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। उत्तर देखिए, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। तुम सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ का
टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। प्रश्न नंबर 3, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर है, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। सिंह और जौ। प्रश्न है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना बताओ। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न है, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं। इन उपायों को तुम किस तरह से कह सकते हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी। ख, होशियारी उसे छू भी नहीं गई थी। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब देखिए, का उत्तर है, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख, वह होशियार नहीं था। ग का उत्तर है, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। घा का उत्तर है, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। प्रश्न नंबर 2, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों के काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे हम समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। खा नंबर देखिए, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर, लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। अब नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फू, दोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ें या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इस बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलती है और जब जब उनका नाम पुकारा जाए वह शक्ति बढ़ती जाती है। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा के डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्धू के स्त्री पुरुष रूपो नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर है। हम बुद्धि के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो उत्तर देखिए इसका है, लोनपा गार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।